सो डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक्स को स्टार्ट कर रहे हैं डेटा कंप्रेशन में। जितनी भी टेक्निक्स हम यहाँ डेटा कंप्रेशन में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका पर्पज़ है जो हमारे मैसेज हैं, डेटा है किसी भी तरह का, चाहे इमेज हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम एनकोड कर सकते हैं, उनकी फॉर्म को चेंज कर सके ताकि सिक्योरिटी बढ़े डेटा की और साथ के साथ हमारे डेटा का साइज़ भी रिड्यूस हो सके। तो इसी रिगार्ड में हमारा ये टॉपिक है डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक्स। तो डिक्शनरी जो है दो तरह की टेक्निक्स यहाँ पर हैं, स्टैटिक बेस्ड डिक्शनरी, ठीक है, एंड स्टैटिक बेस्ड डिक्शनरी एंड साथ के साथ डायनेमिक डिक्शनरी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो स्टैटिक डिक्शनरी है इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स विद द मीनिंग्स। तो यहाँ पर हम डेटा कंप्रेशन की बात करें तो डेटा कंप्रेशन में यहाँ पर डिक्शनरी का मीनिंग क्या हो सकता है कि हमारे मैसेज में जितनी भी कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे मैसेज में जितने भी कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे हम टेक्स्ट मैसेज की बात करते हैं तो टेक्स्ट में जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हमारे लेटर्स होते हैं, और लेटर्स कहाँ से ले आते हैं, किसी न किसी अल्फ़ाबेट से लिए जाते हैं। तो हमारे जो अल्फ़ाबेट है उसके जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को हम डिक्शनरी में रखेंगे, और डिक्शनरी में साथ के साथ उन लेटर्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या रखेंगे, कोड वर्ड रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास लेटर्स अगर 3 लेटर हैं तो मान लीजिए एक लेटर है ए, एक लेटर है बी, एक लेटर है सी, ठीक है। तो ये हमारे डिक्शनरी में जो है 3 लेटर्स होंगे, ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग इनके करस्पॉन्डिंग जो है इनके कोड वर्ड्स होंगे। तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कोड और कोड वर्ड में। तो कोड वर्ड और कोड वर्ड ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कोड वर्ड का मतलब होता है इंडिविजुअल बाइनरी डिजिट्स फॉर ए सिंगल लेटर। अगर हम एक लेटर की बात करते हैं, मान लीजिए हमने इसको दे दिया 00, इसको हमने दे दिया 01 और इसको हमने दे दिया 10, ठीक है। तो जब हम हमारे मैसेज में कहीं पर भी ए आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम 00 लिखेंगे, बी आएगा 01 लिखेंगे, सी आएगा तो 10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 00 जो है ये कोड वर्ड है किसका, ए का। 01 है ये कोड वर्ड किसका है, बी का। 10 कोड वर्ड है किसका, सी का, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मैसेज हमें दिया गया है ए बी, ठीक है, ए बी हमें मैसेज दिया गया है। जब हम इसको एनकोड करेंगे तो हम ए के लिए करस्पॉन्डिंग लिखेंगे 00, फिर दूसरा ए है इसके भी लिए भी हम लिखेंगे 00, और बी के लिए हम लिखेंगे 01, ठीक है। तो फाइनली ये जो हमारे पास बाइनरी डिजिट्स का कलेक्शन आएगा इसको हम बोलेंगे कोड, ठीक है। तो कोड इज ए कलेक्शन ऑफ द बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी बिट्स ऑफ ऑल द मैसेज, द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मैसेज, और जो इंडिविजुअल लेटर्स के कोड वर्ड डिजिट्स की बात करते हैं उनको हम कोड वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिक्शनरी कह रही है हमसे कि डिक्शनरी में जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं उन लेटर्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को या सिंगल लेटर्स को हम डिक्शनरी में रखते हैं, और साथ के साथ उनके करस्पॉन्डिंग हम कोड वर्ड्स को रखते हैं, ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो हमें बनाना ना पड़े, हम डिक्शनरी को रेफ़र करेंगे। जैसे हम नॉर्मल डिक्शनरी को रेफ़र करते हैं, किसी चीज़ का मीनिंग हमें नहीं पता तो हम डिक्शनरी को रेफ़र करके वहाँ से मीनिंग उठाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम करेंगे कि स्टैटिक डिक्शनरी में हमारे सारे लेटर्स लिखे होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग उनके कोड वर्ड्स लिखे होंगे। मुझे कोई मैसेज दिया गया है ABCD कोई भी मैसेज दिया गया है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरियस लेटर्स, तो इन लेटर्स को हमें जब एनकोड करना है तो हमें अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना, अलग से कोई टेक्निक नहीं लगानी। हमारे पास डिक्शनरी अवेलेबल है, डिक्शनरी को उठाएंगे, देखेंगे ए के करस्पॉन्डिंग कौन सी बिट्स यूज़ हो रही हैं, बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी बिट्स यूज़ हो रही हैं, सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी बिट्स या जो कोड वर्ड यूज़ हो रहा है उसको उठाएंगे, रख देंगे, मैसेज को एनकोड कर देंगे, आगे भेज देंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक बेस्ड डिक्शनरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टैटिक बेस्ड डिक्शनरी में जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो है डायग्राम कोडिंग। डायग्राम कोडिंग, ठीक है। डायग्राम कोडिंग में क्या करते हैं कि ये हमें एक टेबल, इसमें डिक्शनरी में टेबल बनती है, ठीक है। उस टेबल को देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ठीक है। इसमें जो है कुछ लेटर, ये अल्फ़ाबेट दिया गया है, जिसमें मान लीजिए, क्योंकि देखो हम ऑन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा लेटर्स को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेटर्स लेंगे तो हम वो ऑन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम 2 3 4 5 लेटर्स को ही मैक्सिमम ले पाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है इन्होंने कि कुछ एक अल्फ़ाबेट है, इसमें 5 लेटर्स हैं ABCDR, ठीक है। और इनको जो है हमें यूज़ करके एक मैसेज कोई दिया गया होगा, उस मैसेज को जो है हमें एनकोड करना है। जैसे मान लीजिए हमारा मैसेज है, इस मैसेज को हमें एनकोड करना है। तो डिक्शनरी जो है, स्टैटिक डिक्शनरी हमें या तो दी जाएगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डिक्शनरी जो है हमें या तो दी जाएगी डायरेक्टली या फिर इसको बनाने का तरीका बताया जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्शनरी हमको दी गई है यहाँ पर, दिस इज अ डिक्शनरी जिसमें देखो ये ABCDR, ठीक
ठीक है, ये 4-5 जो सिंबल हैं इंडिविजुअल, इनके करस्पॉन्डिंग लिस्ट बनाई गई है। साथ के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको भी इस डिक्शनरी में ऐड किया गया है, ए बी, ए सी और ए डी। इसका मतलब ये है कि ए बी कॉम्बिनेशन के आने के चांस मैसेज में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इस दोनों लेटर के कॉम्बिनेशन को भी हमारी डिक्शनरी में ऐड कर लिया। ए सी के आने के चांस बहुत ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी के बेस पर, ए सी के आने के चांस बहुत ज़्यादा, तो इनको भी हमने डिक्शनरी में ऐड कर लिया और ए डी को कर लिया। तो टोटल मिला के हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बन गए जो हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है। तो अब हमें जब कभी भी हमें मैसेज को एनकोड करना होगा, तो हम जैसे ये पढ़ेंगे तो इसमें 2-2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, 2-2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन। जैसे स्टार्टिंग से जैसे ये मैसेज है हमारा, इस मैसेज को हम एनकोड करना जब शुरू करेंगे तो हम शुरू के, ठीक है, हम शुरू के क्या करेंगे, शुरू के 2 लेटर्स को रीड करेंगे और 2 लेटर्स को रीड करके फिर उनको एनकोड करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हम पहले ए और बी को रीड करेंगे, ए और बी को रीड किया, ठीक है, तो देखेंगे कि क्या ए बी के करस्पॉन्डिंग हमारी डिक्शनरी में कोड वर्ड अवेलेबल है, ठीक है ना। तो देखो आप देख रहे हैं कि ए बी के करस्पॉन्डिंग हमारी डिक्शनरी में कोड वर्ड अवेलेबल है जिसका नाम है 101। तो हम इसको यहां लिख लेंगे कि 101 ये एनकोड हो चुका है ए बी। इसके बाद फिर हम अगला लेटर रीड करते हैं आर, आर के बाद एक और लेटर रीड करते हैं ए, 2-2 कॉम्बिनेशन में रीड करते हैं। तो अगला जो कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा वो आर ए बन जाएगा। तो हम चेक करेंगे क्या आर ए कॉम्बिनेशन हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है, तो आर ए कॉम्बिनेशन देखिए आप हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो जब आर ए कॉम्बिनेशन डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि हमें आर सिंगल लेटर को एनकोड करना होगा, आर हमें सिंगल लेटर को एनकोड करना होगा, ठीक है। तो आर लेटर के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या डिजिट्स दी गई हैं, तो आर लेटर के करस्पॉन्डिंग बच्चों क्या है, ये है 100। तो हम यहां लिख देंगे 100। तो आर लेटर एनकोड हो गया। अब देखो आर के बाद अगला लेटर क्या है, ए, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ए के नेक्स्ट लेटर को रीड करेंगे, 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेटर क्या रीड हो जाएगा, सी। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन गया बच्चों, ए सी। नेक्स्ट लेटर का कॉम्बिनेशन हमारा क्या बन गया, ए सी, ठीक है। तो ए सी, अब हम चेक करेंगे कि हमारी डिक्शनरी में क्या ए सी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं ए सी कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल, जिसका कोड क्या है 110। तो 110 को यहां पर लिख देंगे 110, ठीक है। फिर इसी तरह से अगले लेटर को रीड करेंगे, अगला लेटर क्या है, ए के अगले लेटर को रीड करेंगे डी, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अगला कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा ए डी। तो अब ए डी को देखेंगे क्या ए डी कलेक्टिवली इन दोनों कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग कोडवर्ड हमारी लिस्ट में अवेलेबल है, यस इट इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये अवेलेबल है 111, तो यहाँ लिख देंगे 111। तो ये हमारा एनकोड हो गया। एंड सिमिलरली इसी तरह इसको हम एनकोड करते चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम एनकोडिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम एनकोडिंग ये स्टैटिक बेस्ड डिक्शनरी का एक एग्जांपल है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है इससे, डायग्राम एनकोडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा स्टैटिक डिक्शनरी। अब आता है हमारा एडेप्टिव डिक्शनरी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और कई एल्गोरिथम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो एडेप्टिव बेस्ड डिक्शनरी की बात करते हैं। एडेप्टिव का मतलब होता है डायनेमिक डिक्शनरी। डायनेमिक का मतलब देखो अभी जो हमने पढ़ा था स्टैटिक था, स्टैटिक मीन्स कि जो हमारे अल्फाबेट के जो लेटर्स थे वो हमारी डिक्शनरी में फिक्स थे और उनके लेटर्स भी फिक्स थे, ठीक है। जो हमें स्टार्टिंग में दिया जाता था वही फाइनल होता था, उसी के बेस पर हम हमारे मैसेज को एनकोड करते थे। लेकिन यहाँ पर एडेप्टिव वर्ड होगा, मतलब कि डायनेमिक मीन्स कि हमारी जो डिक्शनरी का साइज है डायनेमिकली ग्रो करेगा, चेंज करेगा, चेंज करता रहेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए मैसेज शुरुआत हमने की, उसमें जो कुछ लेटर्स हमें मैच हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लेटर्स उस प्रीवियसली एनकोडेड डिक्शनरी से मैच नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस में हमें डिक्शनरी को अपडेट करना पड़ता रहता है। तो यहाँ पर एडेप्टिव बेस्ड डिक्शनरी में करना क्या होता है कि हम डिक्शनरी को अपडेट करते रहते हैं। तो एडेप्टिव बेस्ड डिक्शनरी में कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और उनको यूज़ भी किया जाता है। उसमें पहली एल्गोरिथम क्या है, LZ77। LZ77 ये एल्गोरिथम का नाम है, LZ77। एक दूसरी एल्गोरिथम है उसका नाम है LZ78, ठीक है। और एक तीसरी एल्गोरिथम है उसका नाम है LZW। ये 3 एल्गोरिथम है जो यहाँ पर यूज़ होती हैं डायनेमिक बेस्ड डिक्शनरी में। LZ का मतलब है लैम्प, L स्टैंड्स फॉर लैम्पेल, लैम्पेल ये साइंटिस्ट का नाम है। Z स्टैंड्स फॉर जिव, लैम्पेल जिव अप्रोच, लैम्पेल जिव अप्रोच, ठीक है। आप देख सकते हैं लैम्पेल, ये लैम्पेल जिव अप्रोच। अब ये 77 का क्या मतलब है, 77 का मतलब है 1977, इट इज एन ईयर। एक ये साइंटिस्ट हुए थे लैम्पेल एंड जिव, इन दोनों ने मिलके 1977 में
एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने अपना डायनेमिक डिक्शनरी कंसेप्ट दिया था, ठीक है, और उसी कंसेप्ट को नाम दे दिया गया एल्गोरिथम का, और ये बन गई है LZ77 अप्रोच। इसी तरह से एक और इन्होंने नया कंसेप्ट दिया, चेंज कंसेप्ट, जो कि था 1978 में, ठीक है, तो उस एल्गोरिथम का नाम क्या बन गया, LZ77। फिर उसके बाद एक और बाद में इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और साथ में एक और साइंटिस्ट जुड़ गए, ठीक है, साइंटिस्ट क्या थे हमारे, LZW, ठीक है, तो लैम्पेल, जिव और वेल्क, W फॉर वेल्क, तो वेल्क भी एक साइंटिस्ट है। तीन साइंटिस्ट ने मिलके ये इस कंसेप्ट को दिया था, तो इसका नाम पड़ गया LZW। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं LZ77, ठीक है। LZ77 का कंसेप्ट क्या समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक्स है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है लेटर्स को रखा जाएगा और लेटर्स के करस्पॉन्डिंग कोडवर्ड्स को रखा जाएगा, ठीक है, और उन कोडवर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं हमारे मैसेज में यूज होने वाले लेटर्स को एनकोड करने के लिए। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या समझते हैं, देखो LZ77 अप्रोच में हम क्या करते हैं, LZ77 अप्रोच में, ठीक है, LZ77 अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो डिक्शनरी है जो हमारी, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिक्शनरी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप देख सकते हैं ये दो पार्ट है इसके, ठीक है, ये पार्ट है, ये एक पार्ट होगा और ये एक दूसरा पार्ट होगा। एक पार्ट हमने शेडेड लाइन से दिखाया है, दूसरा पार्ट हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो पहले वाले पार्ट, लेफ्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं सर्च बफर, और दूसरे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लुक अहेड बफर। सर्च बफर का काम होता है, इसमें वो सिंबल्स रखे जाते हैं हमारे मैसेज के। इसमें देखो अलग से हम डिक्शनरी में ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स करके एक लेटर्स को रख दिया, नो, हमारी प्रोसेसिंग चलती रहेगी और उसी में डिक्शनरी को हम यूज़ करते रहेंगे। तो डिक्शनरी में दो पार्ट रहेंगे, पहला रहेगा सर्च बफर, दूसरा रहेगा लुक अहेड बफर। अब देखो दोनों का काम क्या है। सर्च बफर का काम ये होता है कि जो लेटर्स हमारे एनकोड हो जाते हैं उन लेटर्स को हम सर्च बफर में रखते हैं। सर्च बफर, इसको मैच बफर भी बोलते हैं। तो सर्च बफर में हम उन लेटर्स को रखते हैं जो लेटर्स हमारे एनकोड हो चुके होते हैं, ठीक है। अब इन लेटर्स को हम दूसरे लेटर जो अभी एनकोड नहीं हुए हैं उनको एनकोड करने में यूज करते हैं। लुक अहेड बफर, ये जो है लुक अहेड बफर में हम उन लेटर्स को रखते हैं जिनको अभी एनकोड करना है, द लेटर्स टू बी एनकोडेड। लेटर्स ऑलरेडी एनकोडेड विल बी केप्ट इन द सर्च बफर, लेटर्स टू बी एनकोडेड विल बी केप्ट इन द लुक अहेड बफर। लुक अहेड बफर में हम इनको रखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये किस तरह से काम करती है एल्गोरिथम। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के फिर उसको समझते हैं। ये नोट्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, मैं इसको वीडियो में भी डाल दूंगा, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो देखो ये एक तो एक कंसेप्ट हमने ये समझ लिया कि ये सर्च बफर क्या होता है, लुक अहेड बफर क्या होता है। और एक और चीज़ समझते हैं, देखो जब शुरुआत हमारी होती है एल्गोरिथम की, तो ये लुक अहेड बफर, सर्च बफर, ये पूरा डिक्शनरी जो है खाली होती है, एम्प्टी होती है। हमारे पास जो मैसेज मिलता है हमें, वो मैसेज हमारी डायनेमिक डिक्शनरी में राइट साइड से एंटर करता है, इधर से एंटर करता है, ठीक है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ए यहाँ पहुँचा हुआ है, ये ए स्टार्टिंग में यहाँ पर था और ये यहाँ से इसने एंटर करना शुरू किया और ये पास होते होते, यहाँ से पास होते होते इधर निकल गया ऐसे। तो ये एक तरह से राइट साइड से एंटर करते हैं सिंबल्स, और राइट साइड से सिंबल्स एंटर करते करते एनकोड होते होते ये लेफ्ट साइड से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और जब ये सिंबल एनकोड होने वाले होते हैं तो ये सर्च बफर में एंटर, लुक अहेड बफर में एंटर करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक सिंबल जब यहाँ पहुँचेगा, देखो आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाला जो सिंबल है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। देखो ये वाला जो सिंबल है, कौन सा सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल देखो हमारे सर्च बफर, लुक अहेड बफर में सबसे लास्ट पोजीशन पर रखा हुआ है, मतलब कि ये वेटिंग स्टेट में है, अभी ये एनकोड होगा, अभी वेटिंग स्टेट में है। तो देखो हमारे लुक अहेड बफर में जो सबसे लास्ट में जो है वो ये है। तो अभी जो जस्ट जो सिंबल एनकोड होने वाला है वो ये है, ए सिंबल, और ये वो सिंबल्स हैं जो ऑलरेडी एनकोड हो चुके हैं, डी ए एक्स ए आर बी, ये सारे सिंबल्स हमारे एनकोड हो चुके हैं, इनके एनकोडिंग हो चुकी है और ये हमारे सर्च बफर में एंटर कर चुके हैं। इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोड वर्ड्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इन्हीं के बेनिफिट्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब मुझे अब इसको ए सिंबल को एनकोड करना होता है तो मैं इसको सर्च बफर में चेक करता हूँ।
अगर ये सिंबल्स ऑलरेडी सर्च बफर में अवेलेबल है तो उसके करस्पॉन्डिंग की एनकोडिंग हम वहाँ से उठाते हैं, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, और उसको यहाँ पर एनकोड कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये LZ77 एल्गोरिथम काम करती है। ठीक है, तो ये सिंबल्स हमारे राइट साइड से एंटर करते हैं और एनकोड होते होते यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब देखो इसमें 3 और कंसेप्ट हैं, उनको पहले समझ लेते हैं कि एनकोड करने के लिए किस चीज़ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है, ये वो पैरामीटर्स हैं। OLC, यहाँ पर जो एनकोड होता है वो डायरेक्टली बिट्स के फॉर्म में नहीं होता है कि जैसे हम स्टैटिक डिक्शनरी में ए को लिख दिया 000, नो, यहाँ पर एक्चुअली कोई भी सिंबल जब एनकोड होता है तो उसमें हम 3 चीज़ देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही सिंबल एनकोड हो। स्टैटिक डिक्शनरी में एक बार में एक सिंबल या 2 सिंबल, डिपेंड करता है कि हमारी डिक्शनरी में कितने सिंबल्स के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, उसके हिसाब से एनकोड होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है क्या कि हम मैच का बेनिफिट लेते हैं, यहाँ पर हम मैच का बेनिफिट लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 पैरामीटर्स यूज होते हैं जो हमारे लेटर्स को एनकोड करने के लिए यूज होते हैं। तो एक होता है OLC, तो OLC के कॉम्बिनेशन में हमारा सिंबल्स एनकोड होते हैं। OLC, ओ का मतलब होता है ऑफसेट, L लेंथ ऑफ द मैच, और C कोड वर्ड फॉर द करस्पॉन्डिंग सिंबल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ऑफसेट का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट का मतलब होता है बच्चों कि जब हम इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऑफसेट का मतलब समझते हैं, ठीक है, ऑफसेट को मतलब समझते हैं, यहाँ से समझते हैं। देखो ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्च बफर जो है भरा हुआ है, ठीक है, सर्च बफर भी भरा हुआ है, लुकएट बफर भी भरा हुआ है। हमें सिंबल कौन सा एनकोड करना है? अब ए, जो हमारे लास्ट पॉइंट पे, देखो इसको 2 बार में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ से ये सबसे लास्ट वाला सिंबल कौन सा? ए, या ये बोल सकते हैं लुकएट बफर में सबसे पहला सिंबल कौन सा? ए सिंबल एनकोड होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इस ए सिंबल को यहाँ पर चेक करते हैं कि ए सिंबल यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो ए सिंबल यहाँ पर कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर आ रहा है, और एक इस वाली पोजीशन पर आ रहा है, और एक इस वाली पोजीशन पर आ रहा है। तो ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये कई जगह मैच हो सकता है एक जगह हो सकता है एक बार भी ना हो, ठीक है ना। तो हम इसको ऑफसेट की हम बात कर रहे हैं। ऑफसेट क्या होता है? तो ऑफसेट ये होता है कि ये देखो ये पोजीशन कौन सी? 0 पोजीशन है, ये पोजीशन है 0 पोजीशन। तो इस 0 पोजीशन से हम लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करते हैं कि ए सिंबल कितनी पोजीशन पर अवेलेबल है। तो देखो ये वाला जो ए सिंबल है वो 2 पोजीशन पर अवेलेबल है, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है ये 4 पोजीशन पर अवेलेबल है, और ये वाला जो सिंबल है ये बच्चों कौन सा पर है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पोजीशन पर अवेलेबल है। सही से लिख देते हैं ये, ठीक है, ये जो है 2 पे, ये 4 पे है, और ये 7 पे है। तो जो ये ए सिंबल है आप देख रहे हो कि ये 2 पोजीशन पर है, ये ए पोजीशन पर है, ये 7 पोजीशन पर है। इसी को ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट कि जो सिंबल हम एनकोड करने वाले हैं ए, ये हमारे सर्च बफर में कौन सी पोजीशन पर अवेलेबल है। तो यहां पर ए के 3 ऑफसेट मिलेंगे आपको, एक ऑफसेट 2, एक ऑफसेट 4, एक ऑफसेट 7, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये ऑफसेट समझ में आ गया होगा। ऑफसेट इज वेरी सिंपल, ये हमें सिर्फ पोजीशन बताता है कि ए सिंबल अगर हमारे सर्च बफर में अवेलेबल है तो उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए ए यहाँ पर कहीं भी नहीं होता तो ऑफसेट की वैल्यू क्या हो जाती? 0 हो जाती। ऑफसेट की वैल्यू 0 हो जाती कि ए जो है कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हमारे पास ऑफसेट की कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है, एक 7 है, एक 4 है, एक 2 है। यूज हम एक को करेंगे, किसको करेंगे अभी आगे देखते हैं। दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ द मैच। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ द मैच। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ द मैच, दिस वन एल, लेंथ ऑफ द मैच। तो देखो लेंथ ऑफ द मैच, और अगला है कोड वर्ड फॉर द सिंबल। तो लेंथ ऑफ द मैच की बात करते हैं। लेंथ ऑफ द मैच, देखो लेंथ ऑफ द मैच मतलब कि हमारा कितने लेटर्स का कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखते हैं, पता है ना आपको कि जो ये ऑफसेट है हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा जो ये फर्स्ट सिंबल है ए, इसको चेक करते हैं कि ये हमारे सर्च बफर में कहाँ मैच हो रहा है। तो एक तो यहाँ मैच हो रहा है, एक यहाँ मैच हो रहा है, और एक यहाँ मैच हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे लुक अहेड बफर में ए के बाद कितने सिंबल्स ऐसे हैं जो यहाँ पर ए के बाद एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। उन सिंबल्स को हम चेक करते हैं और उसी की लेंथ को लेंथ ऑफ द मैच बोलते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर पहला वाला जो ए है, ये वाला ए, क्या इसमें हमें कोई बेनिफिट हो रहा है? देखो ए के बाद यहाँ क्या है? डी है, ए के बाद डी, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो ए के बाद क्या है? बी। तो मतलब इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए केवल ए से मैच हो रहा है, डी मैच नहीं हो पा रहा है। तो हम इस वाले कॉम्बिनेशन को छोड़ देंगे, ठीक है, इस वाले कॉम्बिनेशन को हम छोड़ देंगे।
इस वाले कॉम्बिनेशन को हमने छोड़ दिया, अब अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन ए। तो देखो हमारे जो सर्च लुक अहेड बफर में ए के बाद क्या है, बी, ए के बाद बी, तो हमें देखना है कि सर्च बफर में ए के बाद कहीं हमें बी मिल रहा है क्या। तो देखो यहाँ पर ए के बाद हमें एक्स मिल रहा है और यहाँ पर ए के बाद बी मिल रहा है, तो मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन भी हमारा इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास कई ऑफसेट होते हैं। अगर हमारे पास ऑफसेट सिर्फ एक ही मिलता है तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, लेकिन हमारे पास जब ऑफसेट कई सारे हैं तो हम चेक करते हैं कि सबसे बड़ी मैच कहाँ पर मिलती है, तभी तो हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जितनी बड़ी मैच होगी उतना बड़ा ज़्यादा हमारा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर ए बी, ए के बाद बी है तो हम देखेंगे ये वाला कॉम्बिनेशन भी हमारा फेल हो गया। ठीक है, अब अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगला कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए के बाद क्या है, बी है, ए के बाद क्या है, बी है, तो यहां पर भी देखो ए के बाद बी मिल रहा है, मतलब कि 2 लेटर मिल गए। अब देखो यहां पर ए के बाद बी के बाद आर है, तो यहां पर भी देखो ए के बाद बी के बाद आर है, मतलब कि ये वाला भी मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। फिर अगला देखते हैं, ए बी आर के बाद ए है, तो ए बी आर के बाद ए है, मतलब कि 4 लेटर हमारे मैच हो गए। अब देखो कितना बेनिफिट हमें हो रहा है, ए बी आर ए, यहां पर हमें 4 लेटर हमारे मैच हो गए। यहां पर ए बी आर ए 4 लेटर हमारे मैच हो गए। इसके बाद क्या है, एक्स है, ये वाला एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्स है, ये वाला एक्स। लेकिन आप देख रहे हो कि ए बी आर ए के बाद यहाँ आर है, तो मतलब ये इतने मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द मैच वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द मैच एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप। तो लेंथ ऑफ द मैच मतलब कि लुक अहेड बफर में हम जिस लेटर को एनकोड करने वाले हैं उसके बाद कितने लेटर्स सर्च बफर में एग्जैक्टली मैच कर पाते हैं, अगर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल। तो आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर 3 कोड बनेंगे। पहला कोड क्या बनेगा, अब देखो ओ, एक तो अगर हम ऑफसेट की बात करें, एक तो ऑफसेट हो गया, और एल के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सी को छोड़ देते हैं, अगर हम ओ एल के कॉम्बिनेशन हमारे पास 3 बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑफसेट हमारे पास 3 थे। ठीक है ना, तो देखो एक तो ऑफसेट क्या था हमारा, एक ऑफसेट तो 2 था, दूसरा ऑफसेट क्या था, 4 था, और तीसरा ऑफसेट क्या था, 7 था। तो हमारे पास ये 3 ऑफसेट थे। अब यहां पर पहले ऑफसेट में लेंथ ऑफ द मैच कितनी हुई, 0 नहीं, इसको 1 बोलेंगे, केवल एक मैच हुआ था, है ना, ये 1 है, 1। तो पहले वाले ऑफसेट में लेंथ ऑफ द मैच कितनी हुई, 1। दूसरे वाले ऑप्शन जो 4 वाला था उसमें लेंथ ऑफ द मैच हुई कितनी, 1। 7 वाले में लेंथ ऑफ द मैच कितनी हुई, 4। तो ये हम इसमें ये देखेंगे कि जहां पर सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ द मैच होती है उस वाले कॉम्बिनेशन को हम पिक करते हैं। तो हम जो OL वाला जो कॉम्बिनेशन कौन सा उठाएंगे, 7,4 वाला। इसका मतलब ये है कि सर्च बफर में 7वीं पोजीशन पर जो ए है, 7वीं पोजीशन पर जो ए है, उसके बाद से 4 लेटर्स, उसके बाद से ये वाले 4 लेटर्स, इनको हमें उठाना है और एक साथ हमें एनकोड कर देना है। तो आप देख रहे हो यहां पर देखो, ये हम ए को एनकोड करने वाले थे, हम तो एक सिंबल को एनकोड करने के लिए आए थे, लेकिन यहां तो एक साथ 4 सिंबल एनकोड हो गए, तो बेनिफिट मिल गया ना। तो जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ द मैच होगी उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, और ये चारों सिंबल एक साथ एनकोड होने के बाद इधर ये सर्च बफर में एंटर कर जाएंगे। ठीक है ना, तो अब यहां पर जो कोड है वो क्या लिखा जाएगा, देखो ए बी आर ए। ठीक है, इसको सही से देख लेते हैं, ये हम यहां से इसको एनकोड कर रहे हैं, ए बी आर ए, ये चारों सिंबल एनकोड हुए हैं कैसे, ऐसे 7,4। जब हम ये लिखेंगे 7,4, तो इसके लिखने से ये हमारा ए बी आर ए, ये 4 सिंबल एनकोड हो चुके हैं। कैसे, आपने देखा अभी जो 7th पोजीशन पर ए है वो, और 4 क्या बता रहा है, 4 कंटिन्यूस लेटर ऑलरेडी, क्योंकि ये सिंबल्स हमारे ऑलरेडी एनकोड हो चुके हैं और हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है, तो इनके कोडिंग को हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो 4 सिंबल एनकोड हो गए, तो अब ये 4 सिंबल तो एनकोड हो चुके हैं, और नेक्स्ट सिंबल क्या है, आर। तो अब हमें आर को एनकोड करना है, समझ रहे हो बच्चों। तो देखो यहां पर 4 सिंबल मैच हुए और 5 सिंबल को हम एनकोड करेंगे यहां पर। तो जो हमारा एनकोड जाएगा वो क्या जाएगा, वो जो हमारा एनकोड कोडिंग जाएगी जो अगले सिंबल के लिए, वो ये जाएगी 7,4, कोड फॉर आर। अब हमें सिर्फ आर का कोड लिखना है, आर की इंडेक्सिंग लिखनी है, इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके 26 लेटर्स अगर हमारे पास है तो उन सब की इंडेक्सिंग कर लेंगे, देख लेंगे कि आर की कोडिंग क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 5 सिंबल हैं, तो मान लो आर 5वीं पोजीशन पे, तो 5 नंबर पर हमने कोडवर्ड क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ आर सिंबल को एनकोड किया, अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ आर सिंबल को एनकोड किया और हमारे पास 5 सिंबल एनकोड हो गए एक साथ। तो ये हमें बेनिफिट मिला एडेप्टिव हफमैन डिक्शनरी कोड का। ठीक है, तो जब शुरुआत होती है तो हमारी जो डिक्शनरी वो एम्प्टी होती है।
ठीक है, जैसे ऐसे करके हमारी ये डिक्शनरी एम्प्टी होती है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा इसका पार्टीशन है, ठीक है। आपको डिक्शनरी का जो है साइज है वो दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि डिक्शनरी का साइज है 13, ठीक है। तो अब उसमें 13 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, सर्च बफर में और लुक अहेड बफर में। या तो ये आपको दिया जाएगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये आपको कहीं ना कहीं से जरूर दिया जाएगा कि सर्च बफर का साइज कितना है। तो सर्च बफर का साइज मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, सर्च बफर का साइज 5 है, और लुक अहेड बफर का साइज 1 2 3 4 5 है। लुक अहेड का बफर का साइज 6 है। तो टोटल मान लीजिए हमारी जो डिक्शनरी है उसका साइज है 11, जिसमें से जो सर्च बफर का साइज है 5 और लुक अहेड बफर का साइज है 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, अब देखो यहां से हमारे सिंबल्स एंटर करेंगे एनकोड होने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे सिंबल्स एनकोड होने के लिए आएंगे, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ए, ऐसे करके हमारे पास ये मैसेज है जिसको हमें एनकोड करना है, तो हम यहाँ से इसको एंटर करवाएंगे। तो ये ए यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। और ये ऐसे खिसकते जाएंगे इधर की तरफ, और खिसकते खिसकते यहाँ पहुँच जाएंगे इधर, यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। इसको खिसकते खिसकते ये कैसे पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से हमारी डिक्शनरी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। और ऐसे करके हमारी ये लुक अहेड बफर है। तो हमारे जो जितने भी सिंबल्स हैं, हमारी जो सीक्वेंस है वो यहाँ आकर रुक जाएगी, ए बी सी ए डी ई एफ जी, इसका और लॉन्ग मोर जितना भी मैसेज हमारे पास है। अब इसका मतलब ये कि सिंबल जो एनकोड होने वाला है कौन सा है, सबसे पहले ए सिंबल एनकोड होगा। तो हम ए को जब एनकोड करेंगे तो तीन चीजें चेक करते हैं, क्या क्या, ऑफसेट, लेंथ और कोड। तो ऑफसेट देखेंगे क्या सर्च बफर में ए कहीं अवेलेबल है, अभी तो है ही नहीं, तो ऑफसेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। शुरू में हमें एफर्ट लगाना पड़ता है जब तक हमारा सर्च बफर खाली रहता है। जब हमारा सर्च बफर भर जाता है फिर तो हम उसमें यूज होने वाले सिंबल्स के एनकोड को यूज करते हैं, एनकोडिंग को यूज करते रहते हैं, और हमारा मैसेज एनकोड होता चला जाता है। तो देखो शुरू में जब हम ए को एनकोड करेंगे, तो देखो ए को एनकोड करने के लिए जो कोडिंग जाएगी वो कैसे जाएगी, इसमें देखो तीन पैरामीटर्स के फॉर्म में कोडिंग जाती है, ठीक है ना। तो जब हम ए को एनकोड करेंगे तो देखो ऑफसेट लिखेंगे पहले, ऑफसेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अभी ये मैच ही नहीं हो रहा। लेंथ भी क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। और कोडिंग किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी, कोड फॉर ए, तो ए की इंडेक्सिंग डाल देंगे यहाँ पर। तो पहला जो हमारा लेटर है एनकोड होने के बाद क्या चला जाएगा, 0 0 कोड फॉर ए, 0 0 कोड फॉर ए। कोड फॉर ए क्या है, ये तो हमारी जो अल्फाबेट में लेटर्स हैं उनको हमने जो कोडिंग दे रखी है, इंडेक्सिंग वैल्यू दे रखी है, वो इंडेक्सिंग वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो ए एनकोड हो गया, तो जब हमारा ए एनकोड हो गया तो अब जो अगला सीन क्या बनेगा, अगला सीन ये बन जाएगा। देखो हमारा ए एनकोड हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए हमारी, अभी जस्ट एग्जांपल हम समझ रहे हैं। तो जो ए एनकोड होने के बाद ये सर्च बफर में आ जाएगा, ए बी सी ई डी ऐसे करके एफ जी, मान लीजिए मैसेज हमारे पास रैंडमली। तो देखो ये ए जो है कहाँ पर आ गया, सर्च बफर में आ गया। तो अब देखो अगला सिंबल जो हमें एनकोड करना है वो क्या करना है, बी। अगला सिंबल जो हमें एनकोड करना है वो क्या करना है, बी, ठीक है ना। अगला सिंबल हमें एनकोड क्या करना है, बी करना है। अगला सिंबल जो हमें एनकोड करना है वो क्या करना है, बी। क्या हो गया, अच्छा हाँ ये बी, अगला सिंबल एनकोड करना है बी। तो देखो फिर से वही प्रोसेस है, तीन चीज चेक करेंगे, ऑफसेट, लेंथ ऑफ मैच और कोडिंग। तो हम चेक करेंगे क्या बी हमारे सर्च बफर में अवेलेबल है, तो नहीं है, ठीक है ना, नहीं है ना। तो बी के लिए भी क्या कोडिंग जाएगी, 0 ऑफसेट, 0 मैच और कोड फॉर बी। तो आप देख रहे हो कि शुरू में जब तक हमारा सर्च बफर खाली रहेगा तब तक हमें एफर्ट लगाना है, जब सर्च बफर हमारा भर जाएगा उसके बाद फिर तो आसान है, ठीक है। ऐसे ही हम करते चले आएंगे। अब देखो ये बी सिंबल हमारा एनकोड हो जाएगा, तो देखो हमारा ये खिसक जाएगा, विंडो यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारे सर्च बफर में दो सिंबल आ गए, ए बी, फिर ऐसे सी हो जाएगा, फिर ऐसे ई आ जाएगा, ऐसे डी आ जाएगा, ऐसे करते करते हमारा सर्च बफर फुल हो जाएगा, ठीक है। ये सर्च बफर हमारा, ये देखो ये इस तरह से करके एग्जाम्पल आ जाएगा, ये सर्च बफर हमारा यहाँ फुल हो चुका है, ठीक है। अब हमें ए को एनकोड करना है, तो एक जो ए को एनकोड करेंगे तो चेक करेंगे कि यहाँ पर ए कहाँ पर आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये वही एग्जाम्पल आ गया, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 7। फिर मैच करते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली कितने लेटर्स मैच कर रहे हैं। ऐसे करते जाते हैं बच्चों, और इसको हम डिक्शनरी को बनाते चले जाते हैं। ये हमारी एल्गोरिथम कौन सी है, LZ77 एल्गोरिथम, ठीक है। इसके नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे होगे तो प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए अगर आपने इसको देखा होगा, सुना होगा, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो ऑफसेट स्टैंड्स फॉर द पोजीशन ऑफ द लेटर टू बी एनकोडेड इन द सर्च बफर। सर्च बफर में जिस लेटर को आप एनकोड करने वाले हो उसकी पोजीशन क्या है, ये बोलता है ऑफसेट। लेंथ ऑफ द मैच क्या कहता है कि हमारे लुक अहेड बफर में कंटिन्यूसली कितने लेटर्स हैं जो कि सर्च बफर में कंटिन्यूस लेटर से मैच कर रहे हैं। अगर एक लेटर मैच कर रहा है तो लेंथ ऑफ द मैच 1 हो जाएगी, अगर 2 कर रहे हैं 2, 3 हो जाएगी 3 एंड सो ऑन। और कोड वर्ड होता है हमारा, नेक्स्ट सिंबल जो होता है कोड, उसको हम कोड करते हैं।
तो ये हमारी एल्गोरिथम इस तरह से ये काम करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें, आप करके देखना इसको। ये हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। इस सीक्वेंस को हमें इनकोड करना है, ठीक है। और इसमें आपको जो हमारी विंडो है, विंडो का साइज़ दिया जाएगा। डिक्शनरी जो होती है, विंडो है हमारी, उसको साइज़ दिया जाएगा कि साइज़ कितना है, सर्च बफर का साइज़ कितना है, लुक अहेड बफर का साइज़ कितना है, और आप इसको एनकोड करते जाइए। और इसमें जो लिस्ट बनती चली जाती है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे करके जो हमारे जो कोड वर्ड्स है वो कैसे बनते जाते हैं, ट्रिपल के फॉर्मेट में। जैसे पहला सिंबल आया, ए सिंबल को एनकोड करना, मान लीजिए ए बी सी ई डी, ऐसे करके सिंबल बनते चले आ रहे हैं। तो हम जब एनकोडिंग करेंगे तो कैसे बनेगा एनकोडिंग, ए का जाएगा 0 0 कोड फॉर ए, ये पहला सिंबल एनकोड हुआ। दूसरा भी देखो, बी भी मैच नहीं होगा, तो 0 0 कोड फॉर बी, एंड सो ऑन। फिर सी भी मैच नहीं होगा, मान लो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो देखो ए हमारा यहाँ पर मैच हो जाएगा, ठीक है ना, ए मैच हो जाएगा। तो जब ए मैच हो जाएगा, इसको तो ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए ए और बी ये हमारे दो सर्च बफर में हैं, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर फिर से ए आ गया, सी ऐसे आ गया, मान लो ये सिचुएशन आ गई, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो कोडिंग कैसे जाएगी। तो सबसे पहले ए की कोडिंग आपको बताता हूँ मैं। ए की कोडिंग क्या जाएगी, ए की कोडिंग होगी 0 0 कोड फॉर ए, ठीक है। फिर आएगा बी का आएगा, बी का होगा 0 0 कोड फॉर बी, ये भी ऐसे आएगा। और फिर ए का आएगा, देखो ए का क्या आएगा, देखो ए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैच कर रहा है, तो ए की ऑफसेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 2, तो ए की ऑफसेट वैल्यू 2, कॉमा मैच कितना हुआ, एक सिंबल मैच हो रहा है क्योंकि ए के बाद यहाँ सी आ रहा है, ए के बाद यहाँ बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैच कैसे होगा, ये 2 ऑफसेट हो गया, 1 उसकी लेंथ हो गई। अब सिंबल देखो, अब ए नहीं जाएगा क्योंकि ए को तो हम ऑलरेडी मैच कर चुके हैं, एनकोड कर चुके हैं। ए के अगला सिंबल कौन सा है, सी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा सिंबल का, तो कोड फॉर सी। तो ये देखो, ये 3 कोड हो गए इसके लिए, 3 कोड में हमारी पूरी ये 4 सिंबल एनकोड हो चुके हैं, ठीक है। पहला कोड ये रहा, दूसरा कोड ये रहा, और तीसरा कोड ये रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको देखो, नोट्स को देखोगे इजीली आप समझ पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगली एल्गोरिथम हमारी आएगी LZ78, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।